गजा में जमीनी युद्ध के लिए इजरायली सेना तैयार, सीमा पर टैंकों का जमावड़ा। लेबनान सीमा पर भी हिजबुल्लाह के साथ बढ़ा तनाव। आतंकी समूह ने इजरायल पर दागी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें। इजरायली चेतावनी के बाद उत्तरी गजा से पलायन जारी। खान यूनुस में बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। सऊदी, ब्रिटेन सहित पोप फ्रांसिस की इजरायल से अपील, मानवता की रक्षा हो सुनिश्चित। ऑपरेशन अजय जारी। रविवार सुबह इजरायल से 471 भारतीयों के साथ दिल्ली पहुंची 2 विशेष उड़ानें। केंद्रीय मंत्रियों ने किया स्वागत। अब तक कुल 918 भारतीयों की हो चुकी है वापसी। विदेश मंत्री का वियतनाम दौरा। बाघ निन प्रांत में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का किया अनावरण। बौद्ध भिक्षुओं से की मुलाकात। हनोई के ऐतिहासिक शन क्वाइक पैगोडा का किया दौरा। तेलंगाना में सत्ताधारी बीआरएस ने जारी किया चुनाव घोषणा पत्र। रायथू बंधु योजना के तहत किसानों को वित्तीय सहायता बढ़ाने का किया वादा। राज्य के लिए 55 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट कांग्रेस ने की जारी। देश भर में शारदीय नवरात्र का शुभारंभ। वैष्णो देवी से लेकर कामाख्या तक शैलपुत्री स्वरूप की विधि विधान से पूजा अर्चना। प्रधानमंत्री ने देशवासियों के सौभाग्य और स्वास्थ्य की कामना की। क्रिकेट वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान ने डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड को हराकर किया बड़ा उलटफेर। 285 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड की पूरी टीम 215 रन बनाकर ढेर। नमस्कार, मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। देखते हैं खबरों को विस्तार से। इजरायल और हमास के बीच संघर्ष लगातार दिनों दिन तेज होता जा रहा है। गजा पर बम वर्षा के साथ ही उत्तरी गजा में इजरायली सेना जमीनी युद्ध के लिए तैयार है। देखिए हमारी ताजा रिपोर्ट। उत्तरी गजा में इजरायली सेना जमीनी युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार है। भूमध्य सागर में जंगी जहाज, हवाई हमले और उसके बाद सीमा पर गरजते टैंक, यानी थल जल नभ पूरी तरह से हमास की किलेबंदी। बारी इजरायली सैनिकों द्वारा अंतिम लक्ष्य की ओर बढ़ने की है। सेना का लक्ष्य है हमास के आतंकवादियों को सबक सिखाना, उन्हें इस कदर से चोट पहुंचाना कि वो मानवता के खिलाफ कदम उठाने से पहले 1000 बार सोचें। हमास और इजरायल के बीच चला आ रहा संघर्ष अब पूरी तरह से खतरनाक स्थिति में पहुंच चुका है। गजा इजरायल सीमा पर जमा हजारों इजरायली टैंक कभी भी हमास के खिलाफ जमीनी कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। मैं इस वक्त इजरायल गाजा बॉर्डर के बहुत नजदीक खड़ा हूं। वो जो मेरे पीछे आप पहाड़ी देख रहे हैं, कुछ ही किलोमीटर यहां से है। उस पहाड़ी के परे गाजा पट्टी है। आप देख सकते हैं कि इजरायली फौज ने यहां टैंक एकत्रित, बड़ी संख्या में टैंक एकत्रित शुरू कर दिए हैं। इंडिकेशंस ये हैं कि इजरायल अब गाजा पट्टी में ग्राउंड मिलिट्री असॉल्ट की तैयारी कर रहा है। अगर ऐसा होता है तो ये चल रहे युद्ध का रुख कंप्लीटली बिल्कुल बदल जाएगा। इजरायल की चेतावनी के बाद उत्तरी गजा में रहने वाले तकरीबन 10 लाख लोग पलायन कर चुके हैं। पलायन कर रहे नागरिकों की परेशानी को देखते हुए दुनिया के राजनयिक चैनल एक्टिव हो चुके हैं। कूटनीतिक तरीके से इस संकट को सुलझाने के प्रयास शुरू किए जा रहे हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री पश्चिमी एशिया के दौरे पर हैं। उन्होंने सऊदी प्रिंस से लेकर सभी हितधारकों से बात की। गजा में पैदा हुए मानव संकट को सुलझाने के लिए सऊदी अरब की ओर से प्रयास जारी हैं। वहीं यूनाइटेड किंगडम के विदेश मंत्री जेम्स क्लेवरली ने गजा में रहने वाले नागरिकों की सुरक्षा की बात कही है।
इजराइल को अपनी रक्षा करने और गजा से आने वाले हमास के आतंकवादी हमलों से खुद को बचाने का अधिकार है। अपने नागरिकों को बचाना इजराइल का कर्तव्य है और मैंने इस मुद्दे को हर बातचीत में उठाया है। मैंने इस मुद्दे पर इजरायली सरकार के साथ भी बातचीत की है। वहीं पोप फ्रांसिस ने हमास से बंधकों को मुक्त करने और इजराइल से निर्दोष नागरिकों को सुरक्षित करने की अपील की है। इजराइल और फिलिस्तीन में जो कुछ हो रहा है बहुत पीड़ादायक है। मैं बंधकों की रिहाई के लिए अपना आह्वान दोहराता हूँ। मैं दृढ़ता से मांग करता हूँ कि बच्चे, बीमार, बुजुर्ग, महिलाएं और नागरिकों को संघर्ष का शिकार न बनाया जाए। मैं मानवीय कानून का सम्मान करने का आह्वान करता हूँ, खासकर गजा में जहाँ मानवीय कॉरिडोर की गारंटी और पूरी आबादी को बचाने की तत्काल आवश्यकता है। इन 7 दिनों में अगर मरने वालों का आंकड़ा देखें तो गजा में करीब 2300 लोग मारे जा चुके हैं। वहीं गजा में अस्पताल, दवाइयों और लोगों के इलाज का भी संकट पैदा हो रहा है। वहीं दूसरी ओर इजराइल में 1300 लोग मारे गए हैं, जिनमें से 289 इजरायली सैनिक भी शामिल हैं। वहीं इजरायली सेना ने बताया कि अभी भी हमास के कब्जे में इजरायली नागरिक हैं। इजरायली सेना के मुताबिक 126 लोग बंधक बनाए गए हैं, जिन्हें दक्षिणी इजराइल के सदात क्षेत्र से 7 अक्टूबर को बंधक बनाया गया था। हम गाजा शहर से लोगों को निकाल रहे हैं। हम लोगों को दक्षिण में नाहल आजा की ओर ले जा रहे हैं। अब तक सैकड़ों हजारों लोगों को निकाला जा चुका है। हमने अब तक इजराइल डिफेंस फोर्सेज के शहीद सैनिकों और शोक संतप्त परिवारों के 286 परिवारों को सूचित किया है। हमने 126 परिवारों को लापता व्यक्तियों और बंधकों के बारे में भी सूचित किया है। 7 दिनों में आतंकी हमास के ठिकानों पर इजराइल की सेनाओं ने जमकर बमबारी की है। हमास के नुखबा कमांडो फोर्स की कंपनी कमांडर अली कादी भी मारा गया। फिलिस्तीन का कुख्यात आतंकवादी संगठन हमास ने इसी महीने की 7 तारीख को बिना किसी उकसावे के इजराइल पर आक्रमण किया था। उसके बाद इजराइल लगातार जवाबी कार्रवाई कर रहा है। इजराइल से अमृतपाल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। दक्षिणी इजराइल के शहर शड्रात में कैसे हालात हैं, वहां की जमीनी हकीकत डीडी न्यूज संवाददाता अमृतपाल ने विशेष रिपोर्ट भेजी है। फिलहाल भारतीय मीडिया का इकलौता चैनल डीडी न्यूज है जो शड्रात पहुंचा है। ये वही शहर है जहां हमास ने सबसे पहले हमला किया। इजराइल और हमास के बीच में चल रही जंग अपने अरूज पे है। आज जंग का 9वां दिन है और दोनों ही जो पक्ष हैं वो एक दूसरे पर मिलिट्री एक्शन कर रहे हैं। जहां इजराइल के हेलीकॉप्टर्स और फाइटर जेट्स और आर्टिलरी पावर गाजा में बम गिरा रहे हैं, वहीं हमास भी रॉकेट अटैक्स इजराइल पे कर रहा है। कल रात बेन गुरियन एयरपोर्ट टेल अवीव पर एक रॉकेट अटैक हुआ। मैं इस वक्त एक छोटा सा गांव है सदरोत जो गाजा बॉर्डर के बिल्कुल करीब है, वहां मौजूद हूं, जहां पर सुबह से 20 रॉकेट अटैक्स हो चुके हैं। अगर मैं अपने कैमरामैन को कहूं कि आपको दिखा पाएं, ये शहर खाली करवा लिया गया है। जहां इजराइल नॉर्थ गाजन्स को कह रहा है कि आप वहां से इवैक्यूएट करें और साउथ में जाएं, वहीं इजराइल अपने जो लोग हैं, अपने जो सिविलियंस हैं, उनको जो बॉर्डर टाउन्स और विलेजेस हैं, उनको सेटलमेंट्स हैं, वहां से खाली करवा रहा है। ये वर्चुअली एक घोस्ट टाउन बन चुका है। अगर मैं अपने कैमरामैन से कहूं कि आपको दिखाएं कि ये एक बच्चों का पार्क था, सिड्रॉइड बा पार्क। यहां छोटे छोटे बच्चे 10 दिन पहले तक खेलते थे। इस वक्त शाम होने को आई है। मैं सुबह से यहां मौजूद हूं और लगातार ये इवैक्यूएशंस यहां से चल रही हैं। ये सिर्फ सिड्रॉइड में नहीं, गाजा पट्टी के साथ साथ इजराइल के लगते जो छोटे गांव और शहर हैं, वहां से लोगों को इवैक्यूएट करके लोग यहां से प्लान करके यहां से दूर जा रहे हैं। बड़े शहरों में, टेल अवीव में बहुत सारे लोग मुझे सिड्रॉइड के मिले। अगर मैं अपने कैमरामैन को कहूं कि ये दिखलाएं इस बिल्डिंग को कि ये बिल्कुल खाली पड़ी है। यहां मैं जब एंटर कर रहा था तो ये नेबरहुड की तादाद मुझे 5000 बताई गई, पर अब यहां के दरवाजे लॉक पड़े हैं। लोग यहां ये जगह छोड़कर यहां से जा चुके हैं और
क्लियरली जंग में ये बात की बात है कि कौन जीतता या कौन हारता है, पर सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप उसकी कॉस्ट क्या दे रहे हैं, और सबसे बड़ी कॉस्ट ह्यूमैनिटेरियन कॉस्ट है जो दोनों साइडों पे, गाजा पट्टी में भी और इजराइल में भी इस जंग की देखने को मिल रही है। कैमरामैन सत्य प्रकाश दुबे के साथ अमृतपाल सिंह, सड्रॉट गांव, इजराइल गाजा बॉर्डर, डीडी न्यूज। और उत्तरी सीमा पर इजरायली सेना और लेबनान में हिजबुल्लाह आतंकवादी समूह के बीच झड़प हुई है। इजराइल रक्षा बलों के अनुसार लेबनान सीमा पर विवादित माउंट डोग क्षेत्र में सैन्य ठिकानों पर लगभग 30 मोर्टार दागे जाने के बाद ये झड़प हुई। हिजबुल्लाह ने हमले की जिम्मेदारी लेते हुए बताया कि उसने मोर्टार और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें दागी हैं। इजराइल ने जवाबी कार्रवाई में हिजबुल्लाह आतंकवादी समूह पर ड्रोन से हमला किया है। सेना ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह से कई ठिकानों को निशाना बनाया है। इनमें 2 लेबनानी नागरिक मारे गए। इस बीच ईरान की तरफ से भी इजराइल के लिए टकराव की धमकियां मिलनी शुरू हो गई हैं। वहीं गजा से सटे मिस्र की सीमा के पास आरिश शहर में मानवीय सहायता पहुंच चुकी है। गजा में फलस्तीनी लोगों के लिए भोजन और अन्य आपूर्ति सहित 1000 टन मानवीय सहायता से भरे 100 से अधिक ट्रक वहां मौजूद हैं। मानवीय सहायता में 50,000 से अधिक कपड़े, 3 लाख से अधिक दवाएं और चिकित्सा आपूर्ति के बक्से शामिल हैं। मिस्र का कहना है कि सिनाई को गाजा पट्टी से जोड़ने वाले राफा क्रॉसिंग का उसका हिस्सा खुला है। हालांकि सीमा के फिलिस्तीनी हिस्से में इजरायली बमबारी के कारण कई दिनों से यातायात और आवागमन रुका हुआ है। अमेरिकी विदेश विभाग का कहना है कि उसने अमेरिका क्रॉसिंग खोलने के लिए मिस्र, इजराइल और कतर के साथ मिलकर काम कर रहा है। और ऑपरेशन अजय के तहत 274 भारतीय नागरिकों को लेकर चौथी उड़ान आज नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंची। इससे पहले 197 नागरिकों को लेकर तीसरी उड़ान दिल्ली पहुंची थी। तीसरी और चौथी उड़ान से दिल्ली लौटे भारतीय नागरिकों का केंद्रीय मंत्रियों रिटायर्ड जनरल वीके सिंह और कौशल किशोर ने तिरंगा देकर उनका स्वागत किया। 18,000 भारतीयों को इजराइल से वापस लाने के लिए केंद्र सरकार ने ऑपरेशन अजय की शुरुआत की है। इजराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष के बीच भारतीयों की सुरक्षित वापसी का सिलसिला जारी है। रविवार को भी 274 भारतीयों का एक दल तल अवीव से दिल्ली वापस पहुंचा। ऑपरेशन अजय के तहत ये चौथा विशेष विमान है जो इजराइल से वापस भारत आया है। इससे पहले एक और विमान से 197 भारतीय सुरक्षित स्वदेश वापस आ चुके हैं। केंद्रीय मंत्रियों वीके सिंह और कौशल किशोर ने तीसरी और चौथी उड़ान से दिल्ली लौटे भारतीय नागरिकों को तिरंगा झंडा देकर उनका स्वागत किया। युद्धग्रस्त इसराइल से वापस देश लौटने के बाद भारतीयों ने खुशी जाहिर की और मोदी सरकार का आभार जताया। पहले तो एम्बेसी सबसे अच्छे से वहाँ पे यूनिवर्सिटी आई है, हमसे कांटेक्ट किया, उन्होंने पूछा तुम्हें इवैक्यूएट किया जाना चाहिए, इफ यू वांट टू बी इवैक्यूएटेड तो विल डू दिस प्रोग्राम, एंड उन्होंने अच्छे से प्रोग्राम किया एंड विद इन 2 days उन्होंने हमें बराबर से इवैक्यूएट किया। All the arrangements were done were pretty good and honestly Indian embassy done a fantastic job there. सेफ्टी को देखते हुए भारत सरकार ने इवैक्यूएशन किया है, तो ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि अभी जैसे कि वार टाइम हो सकता है और एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज है। बहुत बढ़िया इन्होंने इंतजाम किया है और बड़ी सेफली लेके आए हैं ये लोग। सब चीज उन्होंने बड़ी अच्छी प्रोवाइड करी है उन्होंने हमारे लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी जी है तो मुमकिन है। केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने डीडी न्यूज से खास बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा सही समय पर सही निर्णय लेने से ही भारतीयों की सुरक्षित वापसी संभव हो पाई है। मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा संदेश जनता को दिया है कि अगर आप दुनिया में कहीं भी फंस जाएंगे तो भारत सरकार आपके बचाव में आपको लेकर। ये अभी अच्छे नियोजित तरीके से सब काम हो रहे हैं। एक ही कारण है इसका, प्रधानमंत्री जी की सोच और समय पर निर्णय देना। 18,000 भारतीयों को इजराइल से वापस लाने के लिए केंद्र सरकार ने ऑपरेशन अजय शुरू किया था। भारतीयों को वापस लाने का निर्णय इजराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष को देखते हुए लिया गया। विदेश मंत्रालय ने इजराइल और हमास के बीच बढ़ते संघर्ष को देखते हुए 24 घंटे काम करने वाला नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया है। ये नियंत्रण कक्ष स्थिति पर नजर रख रहा है, साथ ही सूचना और सहायता भी उपलब्ध करा रहा है। ये युद्ध 9वें दिन भी जारी है और दोनों ओर से हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे। इजराइल और हमास के बीच युद्ध लगातार जारी है
और दोनों ओर से टकराव रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मेघना देव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और बीआरएस प्रमुख के चंद्रशेखर राव ने राज्य विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है। घोषणा पत्र में बीआरएस ने सौभाग्य लक्ष्मी योजना लागू करने का आश्वासन किया है, जिसमें राज्य में हर एक पात्र महिला को प्रत्येक महीने 3,000 रुपए दिए जाने की बात कही गई है। घोषणा पत्र में चल रही योजना रायतू बंधु योजना में प्रति एकड़ 16,000 रुपए देने का प्रस्ताव किया गया है। वहीं सामाजिक कल्याण पेंशन में 5,000 रुपए और दिव्यांगों को 6,000 रुपए प्रतिमाह पेंशन देने की घोषणा की गई है। इसके अलावा सभी पात्र परिवारों को रसोई गैस सिलेंडर 400 रुपए में उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया है। बीआरएस 119 विधानसभा क्षेत्रों में 115 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। वहीं भाजपा नेता और तेलंगाना प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर ने घोषणा पत्र को झूठ का पुलिंदा बताया है। आपने कहा था दलित बंधु को 10 लाख रुपए देंगे, कितने लोगों को दिए? थोड़े से लोगों को दिए और उसमें भी 30% कमीशन लिया, खुद मुख्यमंत्री ने माना। तो इस तरह से खोखले वायदे लोगों के ध्यान में है, तो इसलिए आज के वायदों पर कोई विश्वास नहीं करता। इसलिए हमारी पक्की राय है, आज पक्का हो गया, बीआरएस हारेगी, बीजेपी जीतेगी। इस बीच कांग्रेस ने राज्य के विधानसभा चुनाव के लिए 55 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है। सूची में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और लोकसभा सांसद रेवंत रेड्डी, सांसद उत्तम कुमार रेड्डी का नाम शामिल है। पहली सूची में कई निवर्तमान विधायकों को भी टिकट दिया गया है। वहीं कांग्रेस ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है। मध्य प्रदेश के लिए 144, छत्तीसगढ़ के लिए 30 उम्मीदवारों की सूची जारी की गई है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए आज से वियतनाम और सिंगापुर के 6 दिवसीय दौरे पर हैं। अपने दौरे के दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने वियतनाम के बाक निन में रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री ने वियतनाम के लोगों में रविन्द्रनाथ टैगोर के लिए उत्साह को देखकर उनका आभार जताया। I am happy to know that Gurudev Tagore's works are widely recognized in Vietnam, being read and appreciated throughout the country and even included in Vietnamese textbooks. It is indeed heartening to know that Tagore's Gitanjali has been translated into Vietnamese. I would like to highlight Tagore's historic remarks made during that visit to Vietnam, where he said, I quote, "Looking back into several centuries, I am dreaming of a time in India which is still flowing strongly in my blood. Today, I am bringing to you evidence of the time when our culture met through documents, archives and artworks to awaken your spirit." इससे पहले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का राजधानी हनोई में वियतनाम के विदेश मंत्री बुई थान सोन ने परंपरागत तरीके से स्वागत किया। वियतनाम पहुंचकर विदेश मंत्री ने ऐतिहासिक ट्रान क्वाक पैगोडा का दौरा किया। सोशल मीडिया पोस्ट एक्स में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और वियतनाम के बीच सदियों पुराने संबंधों के प्रतीक ट्रान क्वाक पैगोडा में बोधि वृक्ष है। उन्होंने कहा कि बोधि वृक्ष 1959 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने वियतनाम के राष्ट्रपति हो चिन मिन को उपहार में दिया था। विदेश मंत्री कल 18वीं संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। राजधानी दिल्ली में आयोजित हुआ P20 यानी पार्लियामेंट 20 सम्मेलन हर मायने में सफल साबित हुआ। P20 शिखर सम्मेलन के दौरान 4 अहम सत्र आयोजित किए गए और सर्वसम्मत से संयुक्त वक्तव्य भी स्वीकार किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस सम्मेलन को ऐतिहासिक बताते हुए इसकी सफलता के लिए भागीदार देशों का आभार जताया। दिल्ली के यशोभूमि द्वारका में आयोजित पार्लियामेंट 20 की सफलता के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भागीदार देशों के प्रतिनिधियों का आभार जताया। दिल्ली में रविवार को संसद भवन परिसर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि G20 की ऐतिहासिक सफलता के बाद P20 का सफल आयोजन हुआ है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि P20 में सर्वसम्मति से संयुक्त वक्तव्य को स्वीकार किया गया। इसमें विशेष ये था कि इंडोनेशिया के अंदर हम सबके सामूहिक प्रयास करने के बाद भी जॉइंट डिक्लेरेशन नहीं हो पाया था, क्योंकि G20 और P20 में एक परंपरा है कि सभी देशों की सहमति, इसमें बहुमत के आधार पर नहीं, सबकी सहमति
G20 P20 का उद्देश्य रहता है और मुझे खुशी है कि इसमें जॉइंट डिक्लेरेशन में सबकी सहमति रही, लगातार प्रयास चलते रहे और G20 के डिक्लेरेशन के परिप्रेक्ष्य में पार्लियामेंट की जॉइंट डिक्लेरेशन अपने आप में सबके सहयोग से, सबकी सक्रिय भागीदारी से ये संभव हो पाया। P20 शिखर सम्मेलन के दौरान 4 अहम सत्र आयोजित किए गए, जिसमें सतत विकास लक्ष्यों, लैंगिक समानता, महिलाओं के नेतृत्व में विकास, हरित ऊर्जा और तकनीकी उन्नयन जैसे मसलों पर चर्चा शामिल है। वहीं 12 अक्टूबर को सम्मेलन की शुरुआत से पहले लाइफ मिशन पर भी विस्तार से चर्चा हुई। 13 देशों के साथ लोकसभा अध्यक्ष ने द्विपक्षीय बैठकें भी की, जिसमें अहम मसलों पर चर्चा की गई। जलवायु पर्यावरण के विषय के अंदर भारत नेतृत्व कर रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री जी इस विषय पर एक वैश्विक दृष्टिकोण देश के सामने रख रहे हैं और संसदें क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण होती है, इसलिए वहाँ की जो संसदों की प्रैक्टिस है, परंपराएं, प्रपाटियाँ की चर्चा, संवाद होगा, उसको हम साझा करेंगे तो हम इस मिशन को एक नई दिशा दे पाएंगे। दिल्ली के यशोभूमि में 13 और 14 अक्टूबर को P20 सम्मेलन आयोजित किया गया। भारत की G20 अध्यक्षता की थीम के अनुरूप P20 शिखर सम्मेलन का विषय एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य के लिए संसद रखा गया। शुक्रवार को सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया था। पीएम ने आतंकवाद की परिभाषा को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक राय न बन पाने पर चिंता भी व्यक्त की थी। शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त मनोहर सिंह गिल का रविवार को दक्षिणी दिल्ली के एक अस्पताल में निधन हो गया। वे कुछ समय से बीमार थे। एमएस गिल 86 वर्ष के थे। एमएस गिल दिसंबर 1996 और जून 2001 के बीच मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहे। एमएस गिल कांग्रेस सदस्य के रूप में राज्यसभा पहुंचे थे और 2008 में उन्हें केंद्रीय खेल मंत्री बनाया गया था। भारत निर्वाचन आयोग ने एमएस गिल के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर संसद में सवाल पूछने के बदले पैसे और उपहार लेने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर मामले की जांच की मांग की है। निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया है कि संसद में सवाल पूछने के बदले में महुआ मोइत्रा और व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी के बीच पैसों और उपहारों का आदान प्रदान हुआ। भाजपा सांसद ने जांच के लिए समिति गठित करने की मांग की है। उन्होंने महुआ मोइत्रा को सदन से तत्काल निलंबित करने की भी मांग की है। मातृशक्ति की आराधना के लिए शारदीय नवरात्र के महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। आने वाले 9 दिनों में आदिशक्ति मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाएगी। नवरात्रि का प्रथम दिन बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। आज के दिन देवी की घट स्थापना और कलश स्थापना होती है। नवरात्रि के 9 दिवसीय पर्व पर पहले दिन अधिष्ठात्री देवी मां शैलपुत्री की पूजा होती है। हिमालय राज की बेटी हैं, इसलिए इन्हें शैलपुत्री माना जाता है। देश भर के तमाम मंदिरों समेत घर घर में नवरात्रि की पूजा को लेकर खासा उत्साह है। दुर्गा पूजा पंडालों में दिव्य और आभापूर्ण मां की प्रतिमा, मंदिरों में भक्तों की कतार, दर्शन के अभिलाषी बच्चे, महिलाएं, युवा, बुजुर्ग, हर ओर कृपा स्वरूप मां की भक्ति में डूबे लोग। शारदीय नवरात्र की शुरुआत के साथ ही देश भर में आस्था और भक्ति का सागर उमड़ पड़ा। दिल्ली, गुवाहाटी, मिर्जापुर, मुंबई, कटरा शारदीय नवरात्रि के पहले दिन आदिशक्ति भगवती शैलपुत्री के दर्शन के लिए भक्त सुबह से ही मंदिरों में नजर आए। मां शैलपुत्री को अखंड सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। मातृशक्ति की आराधना के लिए लोगों ने परंपरागत रूप से घरों में कलश स्थापना तो की ही, वहीं नारियल, चुनरी और गुड़हल का फूल लेकर मां की झलक पाने के लिए ललायत नजर आए। शारदीय नवरात्र का आज पहला दिन है और आज मां शैलपुत्री की आराधना की जाती है और सुबह से ही मां झंडे वाली मंदिर में 4 बजे से तकरीबन लोग यहां पर आ रहे हैं अपनी आस्था लेकर के, अपनी भक्ति लेकर के, और दूर दूर से चलकर यहां पर लोग आते हैं। काफ़ी मान्यता इस मंदिर की है। जम्मू कश्मीर की त्रिकुटा पहाड़ी पर स्थित
मां वैष्णो देवी के दरबार में भी भक्त बड़ी संख्या में पहुंचे। कटरा से लेकर मां के भवन तक सुंदरता देख सभी श्रद्धालु अभिभूत नजर आए। बड़ी ही सुखद अनुभूति है और इसके साथ साथ भीड़ भी काफी ज्यादा है, लेकिन एक उत्साह है श्रद्धालुओं के मन में कि भाई जाना है तो बस जाना है। लाखों की संख्या में जो आज पहले नवरात्रे के दिन श्रद्धालु दिखाई दे रहे हैं जाते हुए पैदल, उनकी यात्रा भी मंगलमय हो और माता रानी सभी की मुराद पूरी करे। देश भर में 51 शक्तिपीठ हैं। मां कामाख्या, मुंबा देवी और उत्तर प्रदेश के विंध्याचल में भी उन्हीं में से एक हैं। शैलपुत्री के लिए माना जाता है कि उन्होंने पर्वतराज हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लिया था। वे शक्ति, दृढ़ता और स्थिरता का प्रतीक हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शारदीय नवरात्र के आगमन पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक संदेश में लिखा कि देशवासियों को नवरात्र की ढेरों शुभकामनाएं। शक्ति प्रदायिनी मां दुर्गा हर किसी के जीवन में सुख, समृद्धि, सौभाग्य और उत्तम स्वास्थ्य लेकर आए। जय माता दी। देश के अधिकांश हिस्से में शरद ऋतु का आगमन और उस समय नवरात्र का पर्व, इसलिए इसे शारदीय नवरात्र कहा जाता है। इसका महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है कि 9 दिनों के बाद दशमी के दिन विजयदशमी का पर्व भी देश में धूमधाम से मनाया जाता है। देश भर में जगह जगह रामलीलाओं का आयोजन किया जाता है। वहीं पश्चिम बंगाल में भव्य दुर्गा पंडाल और उनकी पूजा देश भर में प्रसिद्ध है। तो वहीं गुजरात का डांडिया उत्सव, जिसके दौरान रात भर भक्त सामूहिक रूप से मां की आराधना करते हैं, उत्सव मनाते हैं। डांडिया उत्सव के लिए खास है इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिखा गया गीत। गरबा गीत को कलाकार ध्वनि भानुशाली, तनिष्क बागची और जीजस म्यूजिक की टीम ने प्रस्तुत किया है। दिल्ली से चंद्रशेखर, भोपाल से अजीत और कटरा से देवेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और बात क्रिकेट की। अफगानिस्तान ने आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप में 13वें मुकाबले में डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड को 69 रन से हराकर बड़ा उलटफेर किया है। इंग्लैंड की टीम विश्व कप में इंग्लैंड की टीम की ये दूसरी हार है। इससे पहले इंग्लैंड को पहले मैच में न्यूजीलैंड से हार का सामना करना पड़ा था। इंग्लैंड को सिर्फ एक जीत बांग्लादेश के खिलाफ अभी मिली है। अफगानिस्तान की 3 मैचों में ये पहली जीत है। इससे पहले टीम को बांग्लादेश और भारत के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। अफगानिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए 49 ओवर और 5 गेंदों में सभी विकेट खोकर 284 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड की पूरी टीम 40 ओवर और 3 गेंदों में 215 रन बना सकी। इंग्लैंड की ओर से हैरी ब्रूक ने सर्वाधिक 66 रन बनाए। अफगानिस्तान के लिए राशिद खान और मुजीबुर रहमान ने 3-3 विकेट और मोहम्मद नबी ने 2 विकेट हासिल किए। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।